हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज़ प्लस रिवीजन ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये आपके जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्ज़ाम और हमारे पास फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, या बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पे भी साइंस का सिलेबस मेंशन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्लास को लास्ट तक देखना। और जल्दी से आप क्या करें, जो भी यहाँ पे एस्पायरेंट जुड़े हैं हमारे साथ, क्लास को लाइक कर दें। क्लास को लाइक करने से ये होता है डेली जो है हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए, आज की क्लास का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन होने वाला है वो हमारे पास क्या होने वाला है। डियर एक्सपीरियंस, क्वेश्चन पूछा गया, डैश इज़ अनवांटेड डिस्पोजल ऑफ मास और एनर्जी इनटू अर्थ नेचुरल रिसोर्स pool such as water, land or air that results in long or short term determinant to the atmosphere। ये कहा गया है कि जो ये अनवांटेड डिस्पोजेबल मास है ये क्या है, ये जो मतलब एनर्जी इनटू द अर्थ की जो नेचुरल रिसोर्स जैसे पूल की बात करें, सच एज वाटर, लैंड और एयर की बात करें, और दैट रिजल्ट्स इन लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डिटरमिनेंट टू द एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, स्मॉग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पेरेंट्स, ये जो अनवांटेड डिस्पोजेबल होता है मास या एनर्जी अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज में, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या याद रखना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये एक अनवांटेड डिस्पोजेबल मास होता है या एनर्जी होती है इनटू द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज में, पूल्स में, सच एज वाटर, लैंड और एयर, दैट रिजल्ट्स इन लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डिटर्मिनेंट्स टू द एटमॉस्फेयर। ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये अनवांटेड डिस्पोजेबल मास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि इनमें से कौन सी टाइप्स हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ऑल ऑफ दी अबो। तो डियर एक्सपीरियंस, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबो। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना पोल्यूशन की टाइप्स की, तो एयर पोल्यूशन भी इसी की टाइप है। फिर अगर हम बात करें नॉइस पोल्यूशन भी इसी की टाइप है। ओके, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वाटर पोल्यूशन है ये भी एक इसी की टाइप है। और हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या हो सकती है। थर्मल पोल्यूशन होता है। थर्मल का मीनिंग क्या होता है, थर्म का मीनिंग क्या होता है डियर एक्सपीरियंस, थर्म का मीनिंग हीट होता है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए लाइट पोल्यूशन होती है। फिर हमारे पास रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होती है। ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको काम आएंगे एग्जाम में। ओके, क्या कहा मैंने, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे के सारे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी की सारी टाइप्स जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की है। देखिए डियर एक्सपीरियंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वर्ड्स की बात करें अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, तो आपको इसमें पढ़ना क्या होता है। मैक्सिमम एस्पायरेंट्स को ये नहीं पता होता है इसमें हमें पढ़ना क्या है। एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, सॉइल कंटामिनेशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन क्या है, लाइट पोल्यूशन क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है। फिर आपके सामने रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन क्या है, थर्मल पोल्यूशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, एसिड रेन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, अर्बन स्प्रेवल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें, मेरीन डेब्रिस की बात करें, केमिकल स्पिल्स की बात करें और स्मोक की बात करें। ये ओवरऑल सारी जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है ना, ये सारी की सारी हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रिलेटेड होती है। आपको ये सारी टर्म्स को पढ़ना होता है, इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये मैंने आपको एक रेफरेंस दिया कि आपको एक्चुअल में इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको अपने इस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने। देखें, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, डिफोरेस्टेशन की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, और हमारे पास एक टर्म आपको मिल रही होगी लास्ट पे, स्मोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास द वर्ड इन्वायरमेंट हैड ओरिजिन फ्रॉम विच लैंग्वेज, के जो वर्ड इन्वायरमेंट है इसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुआ है। जर्मन से, स्पेनिश से, फ्रेंच से, अरब से। द वर्ड इन्वायरमेंट हैड ओरिजिन फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन का आंसर है द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरर से हुआ है। कहाँ से, इन्वायरनर से हुआ है, जिसका मतलब है सराउंड्स जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स टू सराउंड, इन क्लोज और इन सर्कल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपने याद रखने हैं। और इन्वायरमेंट की बात करें तो द इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच लिविंग
ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ये रहते हैं, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन अगर पूछ ले आज के बाद कि वर्ड इन्वायरमेंट कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किस लैंग्वेज से, तो ये हमारे पास फ्रेंच वर्ड इन्वायरर से हुआ है, ठीक है, इन्वायरनर से हुआ है। वाटर वेपर इज, वाटर वेपर क्या है? ऑप्शन आपके सामने, गैस है, क्लाउड ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉप है, स्नोफ्लेक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एक गैस है। क्या है ये? ये वाटर वेपर एक गैस है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए नोट लिखा गया डियर एस्पिरेंट्स, बड़े ही प्यार से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और बड़े ही मेहनत से, और इनकी एक्सप्लेनेशन भी कोशिश करता रहता हूँ कि शॉर्ट में दी जाए आपको, ताकि आपका टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे नोट क्या लिखा है? 5 मेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कौन कौन सी है? द ड्राई कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेनली, उसमें अगर हम बात करें मोस्टली नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इट आल्सो कंटेन्स फ्रैक्शनल अमाउंट्स ऑफ आर्गन भी होता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिससे CO2 कहते हैं, एंड कुछ ट्रेसेस होते हैं कुछ अदर गैसेज की, जैसे हीलियम की बात करें, नियोन की बात करें, मिथेन की बात करें, क्रिप्टॉन की बात करें या हाइड्रोजन की बात करें। तो ये कुछ मेन जो गैसेज हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं, ये नाम याद रखना, हीलियम, नियोन, मिथेन, CH4 मिथेन को कहते हैं, क्रिप्टोन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन भी होती है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये भी। तो ये सारी की सारी गैसेज के नाम हैं। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस और नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स? एसिड डिपोजिशन काजेज, के जो एसिड डिपोजिशन है ये क्या काज करती है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एसिड डिपोजिशन की बात करें ना तो ऑप्शन दिए कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू लेसन, यानी कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेसन रखती है, या लेक्स एंड फॉरेस्ट इसकी वजह से डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या एसिड इनडाइजेशन ह्यूमन में होती है, ये ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं लेक्स एंड फॉरेस्ट जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एसिड डिपोजिशन की वजह से, इसको आप एसिड रेन भी कहते हैं, टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड यूज़ हुआ, ठीक है, या फिर एसिड डिपोजिशन कहते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है जो इंक्लूड्स करती है किसी भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को, किसको? प्रेसिपिटेशन को विद किसके साथ? एसिडिक कंपोनेंट्स के साथ, ये याद रखना है। देखना आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि बताएं एसिड रेन किन की वजह से होती है? एक सल्फ्रिक और नाइट्रिक एसिड की वजह से, दैट फॉल्स टू द ग्राउंड फ्रॉम द, कहाँ से? ये एटमॉस्फेयर से, ठीक है, वेट और ड्राई फॉर्म्स में। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन और एसिड डिपोजिशन इज ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस विद एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज सल्फ्रिक और नाइट्रिक एसिड दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द वेट और ड्राई फॉर्म्स। ओके, दिस कैन इंक्लूड रेन, स्नो, फॉग, हेल और इवन डस्ट दैट इज़ एसिडिक। जो भी एसिडिक चीज़ें होती हैं इसके अंदर लगभग ये भी इसमें पाई जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है एसिड रेन के बारे में, खास करके सल्फ्रिक और नाइट्रिक एसिड जो है दो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इसमें एसिडिक कंपोनेंट से, ये एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपने इनको नहीं भूलना है। फिर व्हेन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज आर बर्न्ड दे किल मैनी फॉरेस्ट एंड लेक्स बाई। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब क्या होता है कि ऑयल और गैस जो है रिसोर्सेज हैं ये बर्नट हो जाते हैं और दे किल मैनी फॉरेस्ट एंड लेक्स बाई, किस तरह से? डिफोरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, एसिड रेन या फॉरेस्ट फायर। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया एसिड रेन। दी टॉक्सिक गैसेज रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ ऑयल एंड गैस, जो टॉक्सिक जो हमारे पास नुकसानदा गैसेज हैं जो रिलीज होती हैं किसके जलने से? ऑयल और गैस के डायरेक्टली, उससे क्या होता है? एसिड रेन होती है। और ऑन प्रेसिपिटेशन पे जो एसिड सोल्यूशंस होता है वो फॉर्म बनता है एटमॉस्फेयर में और वो इरोड डाउन करता है फॉरेस्ट को, इतना आपने याद रखना है। और जो लेक्स होती हैं वो पोल्यूटेड हो जाती हैं एसिडिक सोल्यूशन, और रेज द एसिडिटी ऑफ वाटर उससे बढ़ जाती है, और काजिंग डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ भी उससे खत्म हो जाती है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, एक सेकेंड यहाँ पे मैं स्लाइड को कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन समझना। Dash is the unusually rapid increase in Earth's average surface temperature over the past century, primarily due to greenhouse gases released as people burn fossil fuels। कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जो अनयूजली रैपिड यानी तेज़ी से जो इंक्रीज़ हो रही है अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर में लगभग पास्ट जो सेंचुरीज़ की में अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो रिलीज होती हैं एज पीपल, जैसे ही लोग बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो इसकी वजह से ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग है या एसिड रेन है या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज द अनयूजुअली रैपिड इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर over the past century primarily due to the greenhouse gases released as people burn fossil fuel। ठीक है, चलिए नोट आपने याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे। द फॉलोइंग आर 7 टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर कवर्ड बाय द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें जल्दी से
क्या पूछा गया, जो फॉलोइंग 7 टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कवर्ड की गई हैं बाय द क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, विच एम जिनका मकसद क्या था, कोऑर्डिनेट करना था ग्लोबल रिस्पांस टू क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड एक, मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पैराफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सारी की सारी आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 7 टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो कवर्ड की गई हैं क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू, वो कौन सी हैं, तो ये अब आपने भूलनी नहीं है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज कंटामिनेशन ऑफ द इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट बाय एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट मॉडिफाइज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन पूछा गया कि डैश इज कंटामिनेशन ऑफ, जितनी भी हमारे पास इंडोर या फिर आउटडोर इन्वायरमेंट की बात करें, किसी भी केमिकल या फिजिकल बायोलॉजिकल एजेंट से जो मॉडिफाई करता है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर को, ये नॉइस पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है एयर पोल्यूशन इज कंटामिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट बाय एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट मॉडिफाइज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नोट लिखा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, क्या लिखा गया कि मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है। व्हीकल्स एमिशन हो सकता है, फ्यूल ऑयल्स हो सकता है, नेचुरल गैस टू हीट होम्स बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेशन, पार्टिकुलरली खास करके अगर हम बात करें कोल फ्यूल्ड पावर प्लांट्स एंड जो फ्यूम्स होती हैं फ्रॉम केमिकल प्रोडक्शन से आती हैं, जो आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन मेड एयर पोल्यूशन, इनकी वजह से क्या होती है हमारे पास एयर पोल्यूशन होती है। ये मेजर काजेज हैं एयर पोल्यूशन के, ये स्लाइड आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर ऑफ स्मॉग। ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा पहला साइंटिस्ट था जिसने कॉइन की टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर ऑफ स्मॉग, और फिर उसने डिस्क्राइब भी किया इसको, निकोला टेस्ला या फिर स्टेफन हॉकिंग या डॉक्टर हेनरी एंटोनियो या फिर निकोलस कोपरनिकस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हेनरी एंटोनियो। ओके, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉइन किया टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर ऑफ स्मॉग। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काज ऑफ स्मॉग। कौन सा पोल्यूटेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉग को काज करने के लिए। फ्रॉम इंसिनरेटर्स या फिर एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, बोथ इंसिनरेटर्स एंड एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स या नॉन ऑफ दी अबो। तो आपको ये पूछा गया कि जो हमारे पास इंसिनरेटर्स होते हैं या एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स जो आते हैं, जो बोथ इंसिनरेटर्स एंड एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे बोथ इंसिनरेटर्स एंड एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें स्मॉग के बारे में, देखो स्मॉग क्या है, स्मॉग इज़ एयर पोल्यूशन दैट रिड्यूस विजिबिलिटी, जिससे मतलब हमें दिखना बंद हो जाता है, आंखें नहीं बंद होती, मतलब हमें आगे पीछे देखना नहीं, धुंधला सा दिखाई देता है। तो ये स्मॉग एक एयर पोल्यूशन होता है जो रिड्यूस कर देता है विजिबिलिटी को। और टर्म स्मॉग की बात करें, ये पहली बार जो फर्स्ट यूज्ड की गई थी, ये 1900 में की गई थी टू डिस्क्राइब करने के लिए एक मिक्स ऑफ स्मॉग एंड फॉग। देखें, मिक्स ऑफ स्मोक एंड फॉग को हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। स्मोक के मिलने से और फॉग के मिलने से हमारे पास स्मॉग बनता है, ये आपने याद रखना है। और स्मोक यूजली कहाँ से आता है, फ्रॉम बर्निंग कोल से आता है। और स्मॉग वाज कॉमन इन इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है एंड रिमेन्स ए फेमिलियर साइट इन सम सिटीज़ टुडे। और टुडे मोस्ट ऑफ द स्मॉग वी सी इन फोटोकेमिकल स्मॉग भी आजकल देखने को ज़्यादातर मिलता है। लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछेगा पहली बार ये टर्म कब यूज़ हुई, 1900 में हुई, किसका ये मिक्सचर होता है, स्मोक एंड फॉग का होता है। तो ये आपने याद रखना है, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। देखिए, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, पेंस है, अजून है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजून। ठीक है, अजून जो होता है ये हमारे पास सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की, देखना यहाँ पे क्या लिखा गया, जो हमारे पास एग्जांपल्स है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की, उनके में अजून आ जाता है। क्या आता है, अजून आता है। विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन, कब बनता है, जब हाइड्रोकार्बन्स यानी HC एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। और NO2 की बात करें जो बनता है एज NO, तो ये कंबाइंस होता है ऑक्सीजन के साथ एयर में, एसिड रेन के साथ। और विच इज़ फॉर्म्ड, ये कब बनता है, जब सल्फर
डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से इनको आपने भूलना नहीं है। ओके, अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यो याद रखने हैं ओजोन लेयर के बारे में, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो आपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रख लेना है कि ओजोन जो होती है ओजोन लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। ओजोन लेयर के बारे में याद रखना है, ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए ये इक्वेटर के ऊपर कितनी होती है, 23 से 25 किलोमीटर आवर हमारे पास इक्वेटर पे होती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है डियर एस्पिरेंट्स आपने कि थिकनेस जो है वो ओजोन की वो मेजर की जाती है डोप्सन यूनिट में। किस में? डोप्सन यूनिट। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है ओजोन पे, ये इंपॉर्टेंट है, डोप्सन यूनिट में इसकी थिकनेस होती है। फिर अगर हम बात करते हैं, आपने ये याद रखना है ओजोन होल है ना, डिप्लीशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया ओवर अंटार्कटिका। ये ओजोन होल कहाँ पे देखने को मिला है? अंटार्कटिका में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। फिर आपको ये पता है कि जो इसके इफेक्ट है वो क्या क्या है? कॉर्निया ऑब्जॉर्व यूवी, जो हमारे पास स्नो ब्लाइंडनेस होती है, यहाँ पे आपको जो कॉर्निया होता है आई में, ये डैमेज हो सकता है। यूवी बी रेडिएशन जो डैमेज करती हैं स्किन सेल्स को, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से स्किन सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास डैमेज होते हैं। ये हमारे पास एजनिंग ऑफ स्किन होती है, स्किन कैंसर होता है इसकी वजह से। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपसे पूछा जाता है ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेजर काज इसका डिफोरेस्टेशन भी है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और एक बात ये याद रखनी है कि जो मेजर हमारे पास काज डिफोरेस्टेशन है, लेकिन फॉर डिफोरेस्टेशन प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट ये याद रखना है, कुछ स्टेप उठाए गए थे। एक जो बिश्नोई हमारे पास कहाँ की थी? बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान की, उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर चिपको मूवमेंट इसके बारे में हुई थी, जो सुंदरलाल जो हमारे पास बहुगुणा ने अप्रैल 1973 में हमारे पास स्टार्ट की गढ़वाल एरिया में। तो फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इशूड किया गया था 1980 में। कुछ स्टेप इसके बारे में मतलब उठाए गए थे डिफोरेस्टेशन के प्रिवेंशन के लिए। फिर अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्या कहा मैंने? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो इसका मेन काज होता है ओजोन लेयर का, ठीक है। फिर एक बात ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके सामने कि जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में हमारे पास 47% कार्बन डाइऑक्साइड होती है लगभग। कितनी? 47% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे आप कहते हैं। 10 से 11% इसमें मीथेन होता है, ये परसेंटेज पूछी जाती है। और 7% इसमें नाइट्रियस ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी प्रोटोकॉल इसके रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल इसके रिलेटेड होती है, जो 1997 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हमारे पास मेजर सोर्स होता है पोल्यूशन का, और ये आपने याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट हर साल 5 जून को होता है, और इसका एम क्या है? एट रेजिंग अवेयरनेस, सेलिब्रेटिंग इन्वायरमेंटल एक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। और थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हमारे पास 2023 है, उसका जून 5 को जो होता है वो था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कंपैरिजन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्टिकुलेट जो पोल्यूटेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन दिए गए आपके सामने, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, या लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर, या फिर आर स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारे पास पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे पास स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। ये अपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द टर्म इकोसिस्टम वाज काइंड बाय, देखिए बायोडाइवर्सिटी में मैंने इकोसिस्टम पे भी लाया लेक्चर, और प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। ओडम क्लेमेंट्स, ऑर्थर जी टॉन्सले या फिर एल्टन, तो ए जी टॉन्सले जिन्हें आप कहते हैं, ऑर्थर जी टॉन्सले, इन्होंने ही काइंड किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछा गया, सीमेंट फैक्ट्री लेबरर्स आर प्रोन टू, के जो सीमेंट फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उन्हें कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकीमिया होता है, बोन मैरो डिजीज़ होती है, एस्बेस्टोसिस होती है, साइटोसिलिकोसिस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर डी, साइटोसिलिकोसिस की जब हम बात करते हैं ना, जैसे इसका नाम सजेस्ट किया जाता है, किसकी वजह से ये काज होती है? सेलिका की तरफ से, ठीक है, सेलिका के थ्रू। और इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड वेरी कॉमनली डायग्नोस्ड इन सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स, जो भी लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ये होती है। और क्योंकि सीमेंट के अंदर जो होता है
है, हाई अमाउंट ऑफ सैलिका होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक जीएस का क्वेश्चन बन सकता है। फिर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वेस्ट कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? इनकर्नेशन कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वेस्ट कंट्रोल कंडीशन में, वो हमारे पास कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग इज द माइक्रोबियल प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन इन विच द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर नेचुरली डिग्रेडेड टू प्रोड्यूस हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर इज यूज फॉर इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल दैट हेल्प्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये कंपोस्टिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, डिग्रेडेशन हो जाना जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट जो होता है वो नेचुरली डिग्रेड होता है, नेचुरली डिग्रेड होता है तो फिर वो ऑर्गेनिक मैन्योर उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो खाद वगैरह आप खेतों में कैसे डालते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो ऑलरेडी बताया था 47% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मेन काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? मेन काज क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल वोल्केनिक एक्टिविटी, डिफोरेस्टेशन, या फिर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है ये मेन काज है किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन? कौन सी जो हमारे पास ज़्यादातर जो एक्टिविटी है ह्यूमंस की जो कंट्रीब्यूट करती है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में? डिफोरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, एग्रीकल्चर है। तो डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्टिविटी जो होती है ये कंट्रीब्यूट करती है मोस्ट टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ओके, तो यह पॉइंट आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 मिस है। तो चलिए आज हमने यहाँ पे 19 क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट थे। मैंने ओजोन लेयर के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या होता है। मैं एक बार फिर वो स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड देखें। आपको ये स्लाइड जो मैंने बताई थी ना, ये टर्मिनोलॉजी इसको अच्छे से पढ़ना है, नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटामिनेशन, नॉइस पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, थर्मल पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डिप्लीशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिफोरेस्टेशन, उसके बाद अर्बन स्प्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मैरीन डेब्रिस और केमिकल स्पिल्स और स्मॉग। ये सारी की सारी चीज़ें आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में पढ़नी होती हैं। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको आइडिया दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपके लिए फ़ायदा रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, डेली ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे आपको यही यूट्यूब चैनल पे। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें ऐड हो सकते हैं। 8492886188 और 15 से उसका मॉक टेस्ट भी है, वो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे मैसेज करना, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आपको लेक्चर्स की PDF वगैरह भी ग्रुप में मिलती रहती हैं। ओके, ये आपका अपना ही चैनल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।